नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 6 जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता देना चाहता हूं दैट आईबीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 9 जनवरी से, जी हाँ, मुश्किल से सिर्फ 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद से ही ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों में से वैसे लोग जो क्या बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं टू अटेंड दिस क्रैश कोर्स, देन दे कैन कॉन्टैक्ट दिस वेरी नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम, राइट। चलिए देख लेते हैं इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। इको सेंसिटिव जोन्स पहला न्यूज़ में था क्योंकि एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्ट किया था डिफरेंट स्टेट्स को दैट मैंडेटरीली 1 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। कोई भी अगर फॉरेस्ट एरिया है या फिर नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसके आजू बाजू वाला जो एरिया है ना, मिनिमम 1 किलोमीटर तो देना ही पड़ेगा आपको एज एन इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन के बारे में अगर डिस्कस करें तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016 के बीच में ही इशू किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा दैट कोई भी अगर प्रोटेक्टेड लैंड रीजन हो या तो फॉरेस्ट रीजन हो या फिर नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो लैंड विद इन द 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई किया जाएगा एज अ इको फ्रेजाइल या फिर इको सेंसिटिव जोन्स। एरिया which is beyond 10 kilometer can also be notified as by the union government as eco-sensitive zone agar if they hold larger ecologically important sensitive corridors. In fact, बोला जा रहा है they are created as shock absorbers for the प्रोटेक्टेड एरिया। जी हाँ, ये जो इको सेंसिटिव जोन्स है ना, इनको क्रिएट ही किए जा रहे हैं एज अ शॉक एब्जॉर्बर। आप खुद सोचिए ना, सोचो ये नेशनल पार्क है, राइट। तो नेशनल पार्क के एक पर्टिकुलर जोन तक हमने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या फिर एनीथिंग विच एवर इज बीइंग नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। नाउ अब ये क्यों इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी जो क्या शायद अगर कैरी आउट किया जाए तो इट माइट बी नेगेटिव फॉर द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, राइट। तो इसीलिए कैन वी टेल दिस दैट ओके दिस विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर? यस, एब्सोल्युटली। इसका मतलब ये नहीं है दैट यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग रोक दें, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जिसको एक्टिविटीज को परमिट भी किया जाता है इसमें, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को, राइट। बट कुछ कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज है जिनको बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है, राइट। जैसे आप इसमें जो ट्रीज है ऐसे वैसे नहीं काट सकते हैं, सॉ मिल्स, कमर्शियल यूजेज ऑफ वुड इस रीजन में नहीं कर सकते, कमर्शियल माइनिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, ऊपर से हॉट एयर बलून को नहीं गुजार सकते। तो ये सब कुछ कुछ है जिसमें रेगुलेशंस है, राइट। फर्दरमोर दीज आर द एरियाज मेंट टू एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, और ये कहीं ना कहीं गार्ड करता है प्रोटेक्टेड एरियाज को, है ना। नेक्स्ट, रानी वेल्यू नचियार रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया था। नाउ कहा जाता है इनको पहला क्वीन, जी हाँ, शी इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट क्वीन जिन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तमिल्स तो इनको बोलते हैं वीरामंगाई भी बोलते हैं इनको। इनफैक्ट शी वॉज द प्रिंसेस कहाँ का? रामनाथपुरम। जी हाँ, रामनाथपुरम की वो प्रिंसेस थी, और ये वहां के जो राजा थे ना, राजा चेलामुथु विजयरा गुंथा सेरुपति और वहाँ की रानी सकंधीमुथल, उनकी एकमात्र, जी हाँ, एकमात्र चिल्ड्रन थी, है ना। एंड वो कहाँ को राज करते थे? रामनाथपुरम में जो रामनाथ किंगडम है उसको राज करते थे। तो शी वॉज द प्रिंसेस, शी वॉज हर प्रिंसेस, शी वॉज हर ओनली डॉटर, राइट। सो यस, एंड शी बिकेम द रानी ऑफ दैट प्लेस। इनफैक्ट इतना ज़्यादा उनको ट्रेन किया गया था वेपन को चलाने में, मार्शल आर्ट्स चलाने में, राइट, और भी हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, क्या क्या नहीं जानती थी वो। इनफैक्ट शी वॉज ऑल्सो ए स्कॉलर इन मेनी लैंग्वेज, जैसे अगर देख लीजिएगा इंग्लिश भी वो अच्छे बोल पाती थी, उनकी प्रोफिशिएंसी जो है उर्दू में भी थी, फ्रेंच में भी थी, तो ये इनके पास एडेड एडवांटेज था। नेक्स्ट, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है रिपोर्ट को अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम।
राइट तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट अर्बन फॉरेस्ट्री और अर्बन ग्रीनिंग ड्राईलैंड्स में कैसे किए जा रहा है। तो उसी के रिलेटेड पहले तो रिपोर्ट्स के कुछ हम लोग पॉइंट्स देखें व्हाट द रिपोर्ट सजेस्ट। बोला जा रहा है 35% दुनिया का जो लार्जर सिटीज़ है ना, जैसे न्यू दिल्ली ले लो, मैक्सिको सिटी ले लो, सो ये जो है दुनिया में ड्राईलैंड्स में बने हुए हैं। इनफैक्ट बोला जा रहा है अर्बन पॉलिसीज हैव येट टू इनकॉर्पोरेट फॉरेस्ट एंड ग्रीनिंग स्ट्रैटेजीज इन द मेजॉरिटी ऑफ ड्राईलैंड सिटीज़। राइट मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो ड्राईलैंड सिटीज़ है, जैसे न्यू दिल्ली ले लो, मैक्सिको ले लो, तो ऐसे बहुत सारे ड्राईलैंड सिटीज़ है। राइट सो अर्बन पॉलिसीज में अभी भी वहाँ पर फॉरेस्ट्री के एस्पेक्ट्स, ग्रीनिंग स्ट्रैटेजी के एस्पेक्ट नहीं इंक्लूड किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, जैसे बोला गया था देखो हमें कोई भी अगर बड़े बड़े शहर होंगे तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वहाँ पे ग्रीन स्पेस हो। राइट तो इसके लिए वी नीड टू प्लांट देयर लोकल ट्रीज। राइट वी नीड टू बिल्ड लोकल कैपेसिटी और साथ ही साथ इन्वॉल्व द कम्युनिटी टू क्रिएट सेंस ऑफ ओनरशिप। राइट यही नहीं, हमें ऐसे पॉलिसीज को क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे उस रीजन में अर्बन ग्रीनिंग हो सके। ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम, ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीन क्लाइमेट इनिशिएटिव, जिसका एम है दैट कैसे इंप्रूव किया जा सके लाइवलीहुड ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन पॉपुलेशन इन एटलीस्ट 100 सिटीज इन द नेक्स्ट 3 years। सो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव क्या है भैया इस प्रोग्राम का? ऑब्जेक्टिव है टू टर्न द ड्राईलैंड सिटीज इनटू ग्रीन अर्बन ओएसिस। राइट दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन देयर ओवरऑल रेजिलियंस, जिससे बाई चांस अगर फ्यूचर में क्लाइमेटिक रिलेटेड इंसिडेंट्स आए, जो क्या ऑफ कोर्स आ ही रहे, तो उससे एक रेजिलियंस पैदा कर सके। राइट इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे ना हो, हेल्थ और फूड जो है लोगों का वो स्वस्थ रहे। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। राइट सो सवाल होता है ड्राईलैंड्स एक्चुअली में क्या है? तो ड्राईलैंड्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डिफाइन किया ड्राईलैंड को अकॉर्डिंग टू द एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स जो क्या होता है? इट इज अ रेशियो बिटवीन एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन मतलब समझ रहे हो, इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन दोनों मिला के हो जाता है इवापोट्रांसपिरेशन। राइट नाउ बोला जा रहा है यहाँ पे ड्राईलैंड्स जो है ना, दे आर द लैंड्स विथ एरिडिटी इंडेक्स ऑफ 0.65। मतलब अगर ड्राईलैंड वाले रीजन में अगर आप रेशियो देख लीजिएगा एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन का और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का, तो वो रेशियो है 0.65, है ना। ड्राईलैंड सिस्टम्स जो है वो इकोसिस्टम होता है जो क्या कैरेक्टराइज किया जाता है बाय लैक ऑफ वाटर, और इनमें क्या क्या हो सकती है? इनमें कल्टीवेबल लैंड भी हो सकती है, श्रब लैंड भी हो सकती है, ग्रास लैंड भी हो सकती है, सवाना, सेमी डेजर्ट, ट्रू डेजर्ट, एनीथिंग। इट मेक्स अप अराउंड 41% ऑफ अर्थ्स लैंड, मेनली एशिया और अफ्रीका में। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया टेक चार्ज करने वाला है एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन फॉर द 4-year टर्म। सो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन ये क्या है? ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 मेंबर कंट्रीज है ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। सो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन ये एकमात्र रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है ऑफ द यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन इन द रीजन, जो क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसका एम है टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड इंप्रूव पोस्टल रिलेशंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज। इनफैक्ट इसका अगर हेडक्वार्टर देख लीजिएगा वो बैंकॉक थाईलैंड में है। राइट नेक्स्ट आगे बढ़ता है। कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर ओम्बड्समैन स्कीम। कहा जा रहा है ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर जो कंप्लेंट्स रिसीव होता था आरबीआई में वो बढ़ गया है। तो सवाल होता है ये है क्या? अच्छे से पढ़ते हैं। देखो पहले तो न्यूज़ देख लेते हैं अच्छे से। दैट देखो बोला गया है दैट आरबीआई के पास जो कंप्लेंट रिसीव होता था ना अंडर ओम्बड्समैन स्कीम, है ना, और या फिर कंज्यूमर एजुकेशन या फिर प्रोटेक्शन सेल्स, वो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है बाई 9.3% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। राइट सो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव जो है वो है अबाउट 42% वेयर रिलेटेड टू द डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। मतलब मैक्सिमम जो जितने भी कंप्लेंट्स हैं ना उसमें 42% तो ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो कि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कंप्लेंट्स आए हुए हैं। तो सवाल होता है आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम ये है क्या? ये एक एमलगमेशन है 3 ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई का, जो क्या 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 है? पहला है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ 2006, दूसरा है ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ एनबीएफसीज ऑफ 2018, तीसरा है ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ 2019। नाउ ये जो यूनिफाइड ओम्बड्समैन स्कीम है ना, ये प्रोवाइड करता है टू रिड्रेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, एनबीएफसीज और साथ ही साथ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स
if the grievance is not resolved to the satisfaction of consumer or not replied within 30 days of the regulatory entity. मतलब ये जो यूनिफाइड ओम्बड्समैन स्कीम है ये अनडाउटेडली अगर कंज्यूमर का कंप्लेन है उसको तो रेंडर कर ही रहा है ना, कोई भी, या तो कंज्यूमर का कंप्लेन किस में आ सकता है, या तो जो सर्विसेज उनको मिल रहा है ना, बाई द बैंक्स, या फिर एनी फाइनेंशियल रेगुलेशंस विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, या फिर एनबीएफसीज के द्वारा अगर कुछ कंप्लेंट्स आए वो तो है ही, बट साथ ही साथ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स को भी फैसिलिटीज है ना, दैट बाई चांस अगर देयर इश्यूज आर नॉट रिजॉल्व टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days तो भी ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर बेसिकली ये इसका रिड्रेसल हो जाता है, राइट. नेक्स्ट, साइलेंट वैली बर्ड स्पीशीज गो अप टू 175. साइलेंट वैली में जो है ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए यहां पर है केरला में, राइट. सो ये पार्क न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बर्ड सर्वे जब कंडक्ट किया गया था उसमें पाया गया था दैट साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सो फार 175 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को स्पॉट किया गया. तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क अगर प्रॉपर इसका लोकेशन के बारे में बात करें तो जी हाँ, ये नीलगिरीज हिल्स में लोकेटेड है एंड इट इज सिचुएटेड इन द कोर ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. साइलेंट वैली होम है टू लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लायन टेल मैकाउज. यही नहीं, इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. इनफैक्ट रिवर कुंती जो डिसेंड करता है ना फ्रॉम नीलगिरी हिल्स, वो भी इस वैली के लेंथ से ही गुजरता है. रिवर कुंती याद रखिएगा, ये कल को क्वेश्चन भी आ सकता है, बोला बताया जा सकता है, बताइए भाई साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज, राइट. तो अगर 4 ऑप्शंस में आ गया एक रिवर में रिवर कुंती है तो यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो अब एमसीक्यूज में आता है दोस्तों. कल का एमसीक्यू पूछा गया था, रिसेंटली मेंबर्स ऑफ जैन कम्युनिटी हैव बीन स्टेकिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ पारसनाथ हिल being declared as tourist spot. So it is situated at which among the following state? So correct answer was Jharkhand. Next, रवि, आज का जो क्वेश्चन है वो है ये है, रानी वेलु नचियार also known as Tamils by as Virangamalai. So she was the first queen to fight against the British colonial power in India. तो सवाल है that she was the queen of which among the following? रामनाथपुरम, मदुरई, झांसी या फिर मराठवाड़ा. नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स को जरूर से लिखिएगा. विल बी चेकिंग इट. And at the same time, let's see that whosoever gives the correct answer. Anyways, this was all about the discussion for today's class, guys. We'll meet in next session. Till then, bye-bye. Take care.